यहाँ हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि 1757 में 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी। पलासी की लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि बंगाल का पूरा प्रोविंस अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब जब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, जो उस वक्त का बंगाल प्रोविंस था वो बहुत बड़ा था। उसमें आज का प्रेजेंट डे बिहार, आज का प्रेजेंट डे झारखंड, आज का थोड़ा सा उड़ीसा, थोड़ा सा असम और पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये इतना बड़ा इलाका मिलकर के बंगाल प्रोविंस कहलाता था। तो जब इतना बड़ा हिस्सा आ गया अंग्रेजों के हाथ में, और ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये बहुत रिच है मिनरल्स के टर्म में भी, कोयला, लोहा, ये सारी चीजें हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति में स्टील इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा असर पड़ा था इसका, और बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया इसकी वजह से। तो अंग्रेजों का ध्यान इस पर गया कि हम कैसे ज़मीन से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम राजस्व कमा सकते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त सिस्टम लागू किया। अब इसमें क्या हुआ कि जो राजा थे या जो तालुकदार थे उनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें ये बोला गया कि भाई आप जमींदार हैं। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करना था और कंपनी के पास जमा करना था। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किस जमीन पे कितना टैक्स लगेगा ये फिक्स कर दिया गया। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए। फार्मर्स जो हैं, जो टिलर्स हैं, वो अपने जमीन के मालिक नहीं रह गए। मालिक जो है वो जमींदार है, और जमींदार भी नहीं है मालिक अंग्रेज हैं। और जमींदार का काम है टैक्स कलेक्ट करना, अपना हिस्सा रखना, और बाकी का जो है वो अंग्रेजों के पास पहुंचाना। ये काम दिया गया और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। वे अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह काम करने लगे। तो ये जो था ये हमने पढ़ा कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, कब लागू हुआ, किसने लागू किया, किस स्थान पे लागू हुआ और उसके अंदर क्या बंदोबस्त किए गए थे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। महालवाड़ी व्यवस्था जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लागू किया गया था। इसको लागू करने वाला था होल्ट मैकेंजी नाम का अंग्रेज। गांव को एक एक खेत के मुताबिक अनुमानित राजस्व ये फिक्स किया गया और गांव के समूह को महाल कहा गया। और किस पर्टिकुलर एरिया से कितना राजस्व आएगा निकल करके ये तय किया गया। जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें ये फिक्स कर दिया गया था कि भैया इतनी रेवेन्यू आनी ही आनी है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में क्या था कि जो इलाका ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है, वहां से ज्यादा राजस्व लेंगे, जो इलाका कम उपजाऊ है वहां से कम राजस्व लेंगे। और इसमें राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। अगर इनकम अच्छी है, फसल अच्छी है, हार्वेस्ट अच्छा है, राजस्व ज्यादा देना पड़ेगा। अगर फसल कमजोर है या खेत उपजाऊ नहीं है, राजस्व कम देना पड़ेगा, रेवेन्यू कम देना पड़ेगा। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। और स्थायी बंदोबस्त के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। राजाओं और तलुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। राजस्व इकट्ठा करने का काम जमींदारों को दिया गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याओं को बताइए। तो जमीन से पैदा होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में
राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया, रेवेन्यू बहुत ज्यादा फिक्स कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और उस चक्कर में वो गांव छोड़ करके पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे। मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न बनाएगी, उद्यमशील बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, वो क्यों नहीं चाह रहे थे नील की खेती करना? तो नील की खेती जो है उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी, आइए देखते हैं। रैयतों का नील की खेती से कतराने के कारण, किसानों को नील की खेती करने के लिए एडवांस में लोन दिया जाता था, लेकिन जब फसल कटेगा तो उस फसल पर उसकी कीमत बहुत कम रखी जाती थी और फसल की कीमत बहुत कम रखी गई है। लोन का अमाउंट जो है वो पूरा नहीं हो पाया और लोन का अमाउंट पूरा नहीं हो पाया तो किसान जो है वो कर्ज के जाल में फंसकर रह गया। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे अधिक उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करें, लेकिन किसानों की समस्या यह थी कि नील की फसल के बाद खेत अन्य फसलों की खेती के लायक नहीं रहते थे, बंजर हो जाते थे और नील की खेती में एक्स्ट्रा परिश्रम और समय लगता था, यह भी एक समस्या थी और इन सभी कारणों से किसान नील की खेती से बचना चाहते थे।